जैसा कि पीछे भी पिछले वीडियो में हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में आयनिक बंध के नाम से जाना जाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, के बारे में बताया था। और के आयनिक बॉन्ड के बारे में डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल मैंने दिया था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्यों बनते हैं और इनके बनने के पीछे क्या क्राइटेरिया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है आयनिक बंध कब बनते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आयनिक बंध कब बनते हैं। देखिए, आयनिक बंध जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसमें एक मेटेलिक कैरेक्टर का एलिमेंट होगा और दूसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का एलिमेंट होगा। एक जो हमारा मेटेलिक है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। लेकिन जनरल इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव होने से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और अभी इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको फजांस रूल पढ़ाएंगे, और उस फजांस रूल में हम ज़्यादा क्लियर करेंगे कि कितना साइज, कितना इलेक्ट्रो नेगेटिव और कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज और बिगर साइज के बीच क्या रेशियो होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के लिए। तो जब हमारा मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब उनके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये हम कैसे समझें कि हमारा जो मेटल है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जो नॉन मेटल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, इसमें ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ने के रीज़न होते हैं साइज का बढ़ना। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके पहले हाइड्रोजन है, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके नीचे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। तो ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे ये है न्यूक्लियस, अब इसके बाहर एक सेल है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। एक सेल और बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो पहले से कम अट्रैक्शन, एक सेल और बढ़ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे से भी कम अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, और न्यूक्लियस से जब दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर सेल है, इसकी पावर अगर बढ़ती है, और ये पावर बढ़ती कब है पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। फाइनली होता ये है कि
न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना अधिक हो जाता है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को, अपने से बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जब किसी भी नॉन मेटालिक एलिमेंट के न्यूक्लियर पावर ज़्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता रख रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वहीं इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पास पास आते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसे गेन कर लेता है, जिसे हमने कहा है कि माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों ये लॉस करता है, क्यों ये गेन करता है, इसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। ये लॉस कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये गेन कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो मेन रीजन तो है ऑक्टेट को पूरा करना। तो पहला रीजन है कि जब हमारा मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और नॉन मेटल मेटल हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है, जब किसी मेटल और नॉन मेटल के बीच जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनका रेशियो 1:7 हो, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम आउटर सेल में 1, क्लोरीन आउटर सेल में 7, तो 1:7। तीसरा है, अगर मेटल का साइज बड़ा और नॉन मेटल का साइज छोटा हो, तब उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये था कि हमारा आयनिक बॉन्ड बनता कब है। तो सबसे बड़ा रीजन है मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाना और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाना। दूसरा है, उनके बीच आउटर इलेक्ट्रॉन का रेशियो 1:7 हो। तीसरा है, मेटल का साइज बड़ा होना, नॉन मेटल का साइज छोटा होना। चौथा रीजन है मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना इस बात को प्रूफ करता है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब है आयनिक बंध के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर किसी भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है तो उसके क्या कैरेक्टर होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है या है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि अगर किसी भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, उसका जो फेज होगा वो सॉलिड होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl, NH4Cl, KCl, ये सब हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। दूसरा कैरेक्टर है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सब पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर, अल्कोहल में कम सॉल्युबल होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट्स की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा वाटर है मोस्ट ईजी मटेरियल एज ए सॉल्वेंट, तो इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि
वो आयनिक कंपाउंड है। दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड इजिली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तीसरा कैरेक्टर है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें भी किसी भी कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। रीज़न क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होते हैं, उन्हें ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ इनका जो चौथा प्रॉपर्टी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लैटिस पाया जाता है। लैटिस मतलब नेटवर्क ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, धनायन और ऋणायन का जाल। उस जाल की एक अपनी एनर्जी होती है और अगर वो स्ट्रांग है तो ज़्यादा वो हार्ड होगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो चौथी प्रॉपर्टी है कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, इनका मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो या फिर उसका कोई भी साइज हो, वो हमेशा अपने पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ही मेल्ट करेगा। उसमें लॉन्ग रेंज कैपेसिटी पाई जाती है। अगर किसी भी कंपाउंड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो वो लॉन्ग रेंज प्रॉपर्टी रखता है। पांचवा है इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या एसीटोन, इन सब में, या डाई एथिल ईथर, इन सब में ये इनसॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती है। तो आयनिक बंध के लक्षण क्या क्या हैं, कैरेक्टर क्या क्या है? तो सबसे पहला लक्षण है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा है ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइड होता है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। छठवां प्रॉपर्टी है इसकी, ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो आयनिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उसमें एक्सिस बिलोंग करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो जाते हैं और एस ऑर्बिटल को छोड़ करके बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं पी डी और एफ, ये एक्सियल होते हैं, एक्सिस पे इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये किसी भी दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं तो उनकी एक्सिस प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयनिक बॉन्ड के क्या कैरेक्टर हैं। जैसा होगा आप कमेंट कर सकते हैं।